आज का पॉडकास्ट सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है बल्कि आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे साइबर एक्सपर्ट कैसे बने, पुलिस फोर्स के पास साइबर क्राइम से निपटने के लिए कौन कौन सी कमियां हैं और सबसे बड़ा सवाल, डार्क वेब का असली सच क्या है। हमारे साथ हैं इंडियन साइबर एकेडमी के एक्सपर्ट कुलदीप वर्मा, जिनके पास है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और कुछ ऐसे इनसाइट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ ज्ञान का नहीं बल्कि एक ऐसा एपिसोड है जो आपकी आंखें खोल देगा। तो आइए मिलते हैं कुलदीप वर्मा जी से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीर जी, कैसे हो आप? बस हम बढ़िया, आप बताएं। आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। थैंक यू। आज हम लोगों को थोड़ा डराने वाले हैं और थोड़ा सा जागरूक करने वाले हैं। ये तीसरा पॉडकास्ट है साइबर क्राइम से रिलेटेड, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं। पहले साइबर क्राइम जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप साइबर फील्ड में, इस डिवीज़न में या इस जोन में कैसे आए हो? ओके, उसमें समीर जी सबसे पहले इंटरेस्ट की बात होती है। जब हम स्टडी कर रहे थे तो इस फील्ड का नॉलेज हुआ कि यार ये इस तरह से भी कोई फील्ड होती है, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, साइबर फॉरेंसिक्स। तो उस समय हमें ये पता चला। देन हमने सोचा कि इसमें करियर बनाया जाए, क्या होता है। नया नया उस समय था ये सारी चीज़ें। आप क्या कर रहे थे उस टाइम, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स थे आप? उस टाइम पे मैं VFX आर्टिस्ट बनना चाह रहा था। देन उसके बाद मुझे इस फील्ड का पता चला कि साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है जिसको हम सीख के अपना करियर भी बना सकते हैं। तो फिर हमें जब ये पता चला कुछ दोस्तों के थ्रू, जब हम यहाँ से भोपाल गए और वहाँ पे दोस्तों से पता चला, फिर हमने यहाँ पे एडमिशन इसमें लिया, सीखने की कोशिश करी कि यार इसमें कैसे चीज़ें होती हैं। पहले शुरू में टफ़ लगा, चीज़ों को थोड़ा सा कठिन थी, चीज़ें हमारे लिए न्यू थी। देन उसके बाद हमारा जुनून और चीज़ें जो थी कि नहीं हमको सीखना है, हमें इसमें करियर बनाना है, तो हमने उसमें अपना स्टार्ट किया। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मतलब थोड़ा सा और पीछे मैं जाना चाहता हूँ। मतलब आप पहले क्या करते थे, कौन सब्जेक्ट्स थे? क्योंकि क्या इसके लिए सब्जेक्ट डिसाइड करती है कि आपको मैथ या बायोलॉजी या कोई एनी स्ट्रीम से होना चाहिए, कोई ज़रूरी स्ट्रीम से होना चाहिए? फिर आपने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया कि जो इस फील्ड के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज दे? तो थोड़ा सा इसको अच्छे से बताइए ताकि समझ पाए लोग। देखिए, बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा इसका। इसमें कोई भी ग्रेजुएशन की कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आपको यही चीज़ होना चाहिए। जैसे हम जो माइंड में होता है कि हम BTech ही करें या कंप्यूटर साइंस से ही हो तो ही हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें इस फील्ड में स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी स्पेसिफिक ग्रेजुएशन और डिग्री की नहीं होती कि आप इस चीज़ के ही हैं तो ही ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, इस तरह से चीज़ें आती हैं आपको, अगर आपने सीखा है कहीं से भी या आपने खुद से चीज़ों को इन्हेंस किया है, तो आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। इसमें कोई डिग्री और चीज़ें नहीं है। मैं एग्जैक्टली BSc से हूँ, मेरा ग्रेजुएशन BSc है, बट मैं फिर भी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ, साइबर फॉरेंसिक्स में हूँ और कई सालों से मैं लॉ इन्फोर्समेंट में भी सर्विसेज कर दे रहा हूँ और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी सर्विसेज देता हूँ, ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। तो इसमें कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर BTech CS या कंप्यूटर साइंस से ही करें। आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, ठीक है, और नॉन अदर जो फील्ड्स होती हैं, नॉन टेक्निकल फील्ड, वो लोग भी अपना करियर बना सकते हैं इसमें। ये स्किल की फील्ड है, नॉट कि आपकी कोई ऐसी पर्टिकुलरली डिग्री की फील्ड है। हाँ, वो कहीं कहीं मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है कि यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि आप सिर्फ BTech वाले ही ये चीज़ें जो किया है साथ में, वो उनके पास ही ऐसी स्किल है तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। बट ज़्यादातर फील्ड में अभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि जहाँ पे स्किल की बात होगी, कहीं भी आपकी डिग्री और पुरानी चीज़ों की बात नहीं होगी कि आप BA से हैं पर आपको बहुत अच्छा आ रहा है ये चीज़ें तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई एक आम लड़का, एक यंग एज का बॉय जो इस चीज़ के अंदर, उसके अंदर जुनून है इस चीज़ के लिए, लेकिन उसको एक रास्ता नहीं पता कि मुझे कैसे उस फील्ड तक पहुंचना है, तो उसके लिए कुछ बताइए कि वो कैसे साइबर फील्ड में आ सके और पुलिस से जुड़ सके और मदद कर सके लोगों की। बिल्कुल, जैसे आपका ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अभी जैसे एक साइबर वॉलेंटियर करके हमने एक प्रोग्राम भी चलाया था कि जिसमें कोई भी फील्ड का बच्चा इसमें आ सकता है, एज अ वॉलेंटियर अपने को अप्लाई करेगा और वो उसको अगर ये सी स्किल आती है, कहीं से भी वो सीख सकता है आफ्टर 10th 12th के बाद।
अगर उसको ये चीज़ों को थोड़ा बहुत पता है या कहीं से भी उसको तो इसकी नॉलेज होती है और उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, सीखना चाहता है, तो कहीं से भी सीख के वो एज अ वॉलेंटियर ज्वाइन कर सकता है, या उसके पास स्पेशल ऐसी स्किल है तो अप्लाई कर सकता है अपने यहाँ पे डिवीज़न में या अपने एसपी के यहाँ पे कि सर अब मुझे ये स्किल आती है और मैं आपको ये सर्विसेज देना चाहता हूँ, या अपनी जो भी मुझे नॉलेज है, स्किल है, उसकी मैं सर्विस देना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में मैं आपकी हेल्प करूँगा पुलिस में जाके। तो वो आ सकता है, ईजिली आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। आफ्टर 12th के बाद कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। ये स्किल कहीं से भी कोई भी सीख सकता है। आप आज के टाइम पे आप जो पूछा है, जो क्राइम हो रहा है वो ज़्यादातर इसी एज के बच्चे ज़्यादा सर क्राइम कर रहे हैं, कि कोई भी वो ग्रेजुएट नहीं है, कोई भी ज़्यादा ऐसे इसके बहुत बड़े डिग्री और उसके उनके पास नहीं है, फिर भी उनको इसके कंप्यूटर फील्ड की, साइबर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन फ्रीलांस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें साइबर एज अ साइबर वॉलेंटियर्स वो आ सकते हैं, एज अ पुलिस में जुड़ सकते हैं, उनके पास ऐसी स्किल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे जॉब वैकेंसीज भी निकलती हैं गवर्नमेंट में, पुलिस में, कि वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं एज अगर उनके पास ऐसी स्किल है तो। और बहुत सारे लोग उसको इन्वाइट करते हैं कि हाँ आप आओ, हमें सर्विसेज दो, हमारी हेल्प करो हमारे केसेस में सॉल्व करने में। तो ईजी तरीके से आ सकते हैं और ये उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अपना कैरियर बना सकते हैं इस फील्ड में और काफ़ी आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कैरियर का इसमें आगे चल के साइबर फॉरेंसिक्स, सॉक के बहुत सारी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट फील्ड में हैं, प्राइवेट फील्ड में हैं। फॉरेंसिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है गवर्नमेंट फील्ड में, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हायर करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर इनके पास, अगर ये इस तरह से स्किल्स सीखते हैं तो उनके पास दोनों जगह पे जॉब करने का ऑप्शन है, प्राइवेट, फ्रीलांसिंग एंड गवर्नमेंट। ऐसी जगह पे, वो तीनों जगह पे आप आराम से इजीली जॉब कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। साइबर क्राइम डे बाय डे इतना बढ़ क्यों रहा है? मतलब क्या सिर्फ मनी के लिए बढ़ रहा है या इसके पीछे कुछ और भी रीज़न है? बिल्कुल सही बात आपने कही। एक साइबर क्राइम जो मेरे हिसाब से है वो तीन चीज़ों से बढ़ रहा है। एक तो क्या है, डिजिटल लिटरेसी की कमी। सबसे पहले ये चीज़ों को हम ही कई सारे पॉडकास्ट और उसमें हमने कहा कि सबसे ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी की कमी है लोगों में, जिसको हम डिजिटल साक्षरता भी कह सकते हैं। कि महंगे मोबाइल फ़ोन, हम इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के युग में जी रहे हैं। उनको कैसे सिक्योरली यूज़ करना, कैसे उसके सिक्योर फीचर्स को यूज़ कर पाना, ये लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहला कारण ये है। दूसरा कारण लालच और तीसरा डर, ठीक है। ये तीन रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी की कमी की वजह से कोई भी क्रिमिनल अगर फ़ोन करता है या किसी भी तरह से ट्रैप करना चाहता है किसी विक्टिम को, ईजिली हो जाता है, ठीक है। उसको नहीं पता है कि इस तरह से भी क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, या इस तरह से फीचर आ गए हैं जिनको क्रिमिनल्स यूज़ करके हमारी आइडेंटिटी या हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी करके हमारे खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, सबसे पहला कारण तो यही है। दूसरा फिर लालच आ जाता है कि बहुत सारे आपने सुना होगा कि टेलीग्राम के चैनल्स को ज्वाइन किया, फिर शेयर मार्केट में लोगों ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया ज़्यादा कमाने के चक्कर में, और फिर जब उसको विड्रॉ करने की कोशिश करी तो वो पॉसिबल ही नहीं होता है। क्रिमिनल्स उसको और भी पैसे मांगते हैं कि आप इतना और पे करो तब जाके उसको ये कर पाते हो, और वो पे ही करते रहते हैं। तो दूसरा लालच हो जाता है। तो और तीसरा डर, कि जैसे अभी आप डिजिटल अरेस्ट की और इन सब चीज़ों की आपने सुना होगा कि पुलिस का बन के फ़ोन करना, दूसरा बैंक का खाता होल्ड कर देना, बंद कर देने की, कि आप अगर OTP नहीं शेयर करते हो या आप अकाउंट नंबर नहीं बताते हो तो आपका इस रीजन से अकाउंट बंद हो जाएगा। तो वो डर के कारण। तो ये तीन चीज़ मेन है जिसकी वजह से साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से अभी सिनेरियो चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो पैसे कमाने के रास्ते ढूंढता रहता है, ठीक है, कि मैं थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे कमा लूँ, या किसी को इस तरह से बेवकूफ़ बना के उससे पैसे मैं ले लूँ। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे कि आपने कोई बेरोज़गार है और उसको अगर किसी ने ऑफ़र किया कि आप ये चीज़ करोगे मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा या 50,000 रुपये दूंगा, तो ईज़िली उसमें वो फेल हो जाता है कि अरे हाँ ठीक है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, ये मैं डेटा दे दूंगा। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशंस हैकर्स तक पहुंच जाती है, साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचती है। तो बैंक तो ये डेटा शेयर नहीं करता, या बैंक का डेटा बेस ऐसा है नहीं कि कोई भी क्रिमिनल हैक करके ईजिली एक्सेस कर पा रहा हो। तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू ही जो शेयर सेल किए जाते हैं वो इस तरह से ही तो होते हैं कि जी लालच,
कि जो अनएम्प्लॉयज़ हैं उनको लग रहा है कि 10,000 15,000 की मैं जॉब कर रहा हूँ और उस डेटा के एवज में मुझे कोई 50,000 लाख रुपए दे रहा है तो मैं ज़्यादा उसको सेल कर दूँ। या सिम आपने देखा बहुत सारे अकाउंट्स खुलवा के लोग बाग किराए पे ले लेते हैं कि आप अकाउंट में आपको 10,000 रुपये महीने दूंगा, आप अपना अकाउंट हमें दे दीजिए, हम इस काम के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसका ही एक रीज़न बन रहा है ना कि उनको पैसा चाहिए हो रहा है, कुछ जॉब नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट तो इसका बहुत बड़ा कारण बन ही रहा है साइबर क्राइम का। क्या जो मूवीज़ वगैरह रहती हैं, ये वेब सीरीज़ या टीवी शोज़, ये क्रिमिनल को और ज़्यादा एक्सपर्ट बनाने में हेल्प करती हैं कि और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, नए नए क्राइम्स को एक्सप्लोर करने में? क्योंकि जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मूवी वॉचर हूँ, मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ और वेब सीरीज़ देखता हूँ, उसमें इतने नए नए रास्ते दिखा जाते हैं क्राइम करने के। तो क्या ये एक हेल्प कर रहा है क्रिमिनल्स को और ज़्यादा नया एक्सप्लोर करने में? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल करता है, हेल्प करता है। बहुत सारे ट्रिक्स और आइडियाज़ हमको वहाँ से मिल जाते हैं या क्रिमिनल्स को मिल जाते हैं जिनको वो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं पर्सनली और रियल लाइफ में। जो कि फिल्मों में बहुत कुछ हाई फाई और साई फाई दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है, वो उसको क्रिमिनल्स बहुत जो ऐसे माइंड सेट के होते हैं लोग, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके और उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो बहुत कुछ हेल्प कर रही हैं मूवीज़ इन चीज़ों पे क्राइम को इन्हेंस करने में। और बहुत सारी अभी आपने वेब सीरीज़ देखी होंगी, बहुत सारे अदर क्राइम्स को भी जो मूवीज़ में जिस तरह से ऑरा दिखाया जाता है क्रिमिनल्स का और बहुत सारी चीज़ों का, वो जो नए यंगस्टर्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और उनको फिर वो अपने रियल लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ से सीख के। अभी जैसे मैं एक दिन किसी न्यूज़ में देख रहा था, इंस्टा या किसी में, कि एक मनी हेस्ट करके एक वेब सीरीज़ बनी, उसको देख के क्रिमिनल ने कहीं पे क्राइम को वो दिया, अंजाम दिया। तो बिल्कुल मूवीज़ इसमें बहुत कुछ हेल्प करती हैं कि जिसमें आपको आइडियाज़ आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़, आइडियाज़ ऐसे दिखाए जाते हैं मूवीज़ में जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और उनका यूज़ करके क्रिमिनल बहुत अच्छे तरीके से क्राइम कर लेता है और उसको प्रॉपर अंजाम दे लेता है। तो मूवीज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत हेल्प करते हैं किसी भी तरह के क्राइम करने में, साइबर क्राइम हो या अदर क्राइम करने में, बहुत हेल्प कर रहे हैं आज के टाइम पे। मूवीज़ और वेब सीरीज़ में एक खास वर्ड आता है डार्क वेब, थोड़ा पहले उसके बारे में बता दीजिए, वो क्या चीज़ है? कि डार्क वेब एक्चुअली रियल दुनिया की जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो 96% डेटा जो है डार्क वेब में होता है। एक्चुअली इसको बनाया गया था सिक्योर कम्युनिकेशन पर्पज़ से कि जो पहले मीटिंग्स होती थी क्रिमिनल्स की हो गई या पॉलिटिशियंस की हो गई, उन सब चीज़ों के लिए बनाया गया था। बट वो कहीं से लीक होके पब्लिक तक पहुंचा और वो फिर साइबर क्रिमिनल्स ने सबसे बड़ा उसको यूज़ करना चालू किया, जिसमें डेटा हिडन रूप से सेल किया जाता है। किसी भी तरह का डेटा हो पब्लिक हैक करने के बाद वो डेटा उस प्लेटफॉर्म पे सेल किया जाता है और उसको ट्रेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं बहुत सारे क्रिमिनल्स। एक्चुअली वो किसी ऐसा नहीं है कि डार्क वेब यूज़ करना क्राइम है, बट उसके अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो किसी भी कहीं से कहीं का भी डेटा हैक करके फिर उस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड का डेटा चाहिए या फलाना जिस भी चीज़ का दुनिया का डेटा चाहिए, वेबसाइट हो गई या सर्वर्स का डेटा हो गया, हैक करके वो उस प्लेटफॉर्म्स में सेल करते हैं डार्क वेब में, इसलिए उसका नाम इस तरह से रखा गया है। एक चीज़ तो सबको पता है कि डार्क वेब बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है ये नहीं जानते। एक्चुअली खतरनाक का उसको इसलिए जोड़ दिया गया कि वहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव रहते हैं, जो बड़े लेवल के क्रिमिनल्स होते हैं जो हिडन रूप से काम करते हैं, इसलिए उसको और बहुत सारे टाइप्स के वहाँ पे क्रिमिनल्स एक्टिव होते हैं। ज़रूरी साइबर क्राइम, अदर टाइप्स के भी क्रिमिनल्स एक्टिव होते हैं। आप वहाँ पे एनानमस होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ पे आपको ट्रैक कर पाना या आपको ट्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो उसको ख़तरनाक मानते हैं। बाकी वो ऐसा ख़तरनाक नहीं है, जनरल पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी गाइडलाइन होती है यूज़ करने की कि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती करी तो हो सकता है कि वहाँ पे जो चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा है
कोई डेटा अवेलेबल करा रहे हैं या कोई मूवी अवेलेबल करा रहे हैं या कोई फोटोज़ वीडियो जो कुछ भी आप उस ब्राउज़र के थ्रू आप कर रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे क्रिमिनल अपनी मालिकुलस लिंक या अपनी मालिकुलस कोड इंजेक्ट करके आपको दे रहा हो, और जैसे ही आपके सिस्टम पे आया वो आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाए, साइलेंटली आपका कैमरा इनेबल हो जाए, माइक इनेबल हो जाए, और आप क्या एक्टिविटीज़ आप उस कमरे में कर रहे हो सारा रिकॉर्ड करके वो कैप्चर करके फिर आपको ही ब्लैकमेल करे। तो इसलिए उसको डार्क वेब को इतना खतरनाक उसको दिया गया है। बाकी जनरल पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं अगर आप गाइडलाइन फॉलो करते हैं। थोड़ा फ्यूचर की बात करता हूँ। फ्यूचर जो है वो कैसा होने वाला है, साइबर क्राइम से रिलेटेड कैसा होने वाला है? क्या साइबर वॉर देखने को मिल सकती है, या AI पावर्ड स्कैम्स मिल सकते हैं, या डाटा चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है? तो किस टाइप के साइबर क्राइम जो फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं? साइबर जो AI के आने की वजह से साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो ही रहा है और भी ज़्यादा होगा। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके और बहुत सारी वीडियोज़ को डीप फेक जो पहले भी आ चुका था AI का यूज़ करके, और डेटा चोरी करना, डेटा को किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना, बहुत जो पहले एक्सपर्ट्स उसको कर पाते थे अब हर कोई कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको जैसे चैट GPTs और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें आप जो चीज़ करवाना चाह रहे हैं भले ही आपकी उसकी चीज़ों को नहीं आता है, तो इजीली आपने प्रॉम्प्ट लिखा वो आपको उस तरह से क्रिएट करके दे देता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ये डेटा है तो आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, या फ़ोटो है आपके पास तो आपको ये फॉर्मेट में चाहिए, तो वो इजीली उसको क्रिएट करके दे देता है। फ़ोटो वीडियोज़ है तो हमको इस तरह से आप उसको बना के दे दो, तो वो बना के क्रिएट करके दे रहा है, जो कि पहले एक्सपर्ट ही ये कर पाते थे। अब आज के टाइम पे हर किसी के पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, उन्होंने किसी की भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करी और उन्होंने कहा कि इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर दो, वो इसलिए AI कर रहा है। तो ये क्राइम और भी जैसे ये बिल्कुल बढ़ेगा, और डेटा चोरी का बहुत इजी आसान तरीके आ रहे हैं कि क्रिमिनल्स फाइंड कर पा रहे हैं कि कैसे कौन सी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है या किस तरह से हम उसको फाइंड कर पाएँ। तो जो काम पहले स्पेसिफिक टूल करते थे साइबर सिक्योरिटी में, या साइबर क्रिमिनल्स टूल्स डेवलप करते थे किसी की वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए टाइम लगता था, वो बहुत ईजी हो गया है फाइंड कर पाना कि ये जो टूल्स हैं ये इजीली टूल्स क्रिएट कर दे रहे हैं बहुत ही कम टाइम में, और उस टूल्स में जाके परफॉर्म भी करके दे रहे हैं कि हाँ आपने ये टारगेट दिया था, इस टारगेट में ये कमी है, यहाँ से ये डेटा आपको मिल जाएगा, या इसमें ये वल्नरेबिलिटी है, आप इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट करके इजीली उसको एक्सेस ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली बढ़ने ही वाला है और बहुत ख़तरनाक तरीके से चीज़ें होने वाली हैं AI की वजह से, कि कोई भी जो उस फील्ड का मास्टर नहीं है वो भी बड़े इजी से काम कर पा रहा है। रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आ रहा हो, बहुत अच्छा टूल्स ही एक्सपर्ट हो किसी चीज़ का, उसको थोड़ा सा नॉलेज है तो वो उसके थ्रू प्रॉम्प्ट के थ्रू बहुत अच्छे से करा पा रहा है और उससे एक्सेस कर पा रहा है। मे बी AI आने से इतना ज़्यादा हेल्पफुल हो गया है लोगों के लिए क्यों ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और स्कैम्स को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नए स्कैम सीखे जा सकते हैं। AI का यूज़ करके, GPT का यूज़ करके नए स्कैम सीखे जा सकते हैं, नए तरीके खोजे जा सकते हैं स्कैम करने के, नए एक्सप्लॉइट्स लिखे जा रहे हैं, नए जो बॉट बनाए जा रहे हैं, नए नए तरीके से एक्सेस लेने के टूल्स बनाए जा रहे हैं, तो बहुत आसानी से करे जा रहे हैं जो कि पहले एक्सपर्ट्स करते थे। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होंगे भी। कोई 3 ऐसी चीज़ जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि हम सेफ रहें। देखिए साइबर क्राइम तो जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें सुरक्षित रहने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि एक तो अवेयर हों, डिजिटली लिटरेट हों, कि हमको पता हो चीज़ों को कि किस किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ इन्हेंस हो रही हैं, क्या क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, किस तरह से नए नए चीज़ें ट्रेंड्स में आ रही हैं। दूसरा कि कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई कॉल आता है, कोई लिंक आती है, कोई किसी तरह से मैसेज आता है या कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो उसमें थोड़ा टाइम लें। जैसे कोई इमीडिएट कॉल आया, अब वो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है चीज़ें, तो आप उसमें थोड़ा सा उसको टाइम दें कि आप थोड़ी देर बाद कॉल करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो मैं करता हूँ नॉर्मली कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एटलीस्ट इंटरव्यू तो दो, तो उससे पता चले कि अभी मार्केट में कॉरपोरेट में किस लेवल की साइबर सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। तो मैंने कहा हाँ मैम बताएं।
तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी, नाम, नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, इवन अकाउंट नंबर। अब आप वहीं पे नॉर्मली कोई पर्सन जिसको नीड होगी जॉब की, तो उसको तो ये रहेगा कि हाँ जॉब से फ़ोन आया तो वो सारी चीज़ बता रहा है। मुझे पता ही था कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों पूछी जा रही है। तो मैंने उसको गलत 2-3 चीज़ें बताई। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम ये इन्फॉर्मेशन अभी क्यों पूछी जा रही है, आप मेरा पैन कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर क्यों पूछ रहे हैं, क्या मेरी जॉब कंफर्म हो गई है, मेरी ज्वाइनिंग लेटर और इसी में सैलरी आएगी। देन उन्होंने कहा कि नहीं ये थोड़ा जनरल प्रोसेस होता है, ये मैंने कहा ये कौन सी प्रोसेस है मैम, अभी तो आप सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया, ना तो इंटरव्यू ना तो HR राउंड, तो ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने वो समझ गया, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो जब भी ऐसे किसी पर्सन के साथ होता है या किसी के पास ऐसा है कि मैं फ़लानी जगह से बोल रहा हूँ आपसे ये इन्फॉर्मेशन, टाइम लो। आप किस चीज़ के लिए कॉल आया, क्यों आया, ठीक है आपने अप्लाई किया है, लेकिन आप उसको जस्ट क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि करना, कि आप अगर टाइम लेते हो तो अगर इमीडिएट जैसे कोई लिंक आई या किसी ने इमेज भेजा या आपसे कोई इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, या जैसे आजकल ट्रेंडिंग में है कि आपको मैं मैसेज कर दिया अकाउंट का कि आपके अकाउंट में इतने पैसे भेजे हैं, आप चेक करिए, तो आप इमीडिएट उसको रिस्पॉन्स ही मत करो। हाँ ठीक है आपने भेज दिए होंगे, मैं चेक करूँगा, ठीक है आपने किस लिए पर्पज़ से भेजे हैं, सारी चीज़ें कि आपके दोस्त ने या फादर ने बोला था, या मैं उनके फादर का आपके फादर का दोस्त बोल रहा हूँ, या भाई का दोस्त बोल रहा हूँ, या ऐसा जो भी वो बहाना तरीका बताते हैं, ठीक है मैं चेक करूँ। अब इमीडिएट उसने एक मैसेज जनरेट करके सेंड किया, उसमें एक लिंक सेंड कर दी कि आप जैसे ही उसको लिंक को ओपन करते हो आपका फ़ोन पे गूगल पे ओपन होता है, एंड देन जैसे ही आप सिक्योरिटी पिन डालते हो आपका पैसा चला जा रहा है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स किया आपने उसको, आपने बोला ठीक है यार चीज़ें करेंगे, देखता हूँ मैं बताता हूँ। देन उसके बाद आप देखो सोचो कि यार ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें आई हैं कि नहीं आई, तो आप इससे ईजिली बच सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, इमीडिएट रिस्पॉन्स ना करके हम बहुत सारी चीज़ों में इमीडिएट किसी चीज़ में घबराए नहीं, तो ये ईजिली कर सकते हैं। थोड़ा सोचें समझें, उसको पहले खुद में जांच लें फिर रिस्पॉन्स करें। कोई ऐसी 3 मूवीज़ जो आप रिकमेंडेड करना चाहते हैं लोगों को कि वो देखें, एटलीस्ट देखें, साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो आपकी फेवरेट हो? मैं तो ज़्यादातर हॉलीवुड की देखता हूँ क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजीज़ बहुत चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट इंडियन में अगर डब्ड में देखा जाए तो साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आपने एक देखा होगा अभिमन्यु रिटर्न्स करके हैं, उनकी दोनों तीनों पार्ट्स, उसमें बेसिक्स टू एडवांस चीज़ें बताई गई हैं बहुत बेहतर तरीके से। फिर एक वर्दी का दम करके एक मूवी है, बहुत अच्छा चीज़ दिखाई गई है। एक कुडुम कुडुम करके मूवी है, उसका नाम ऐसा है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से क्राइम्स, मतलब छोटे से बड़े लेवल, इवन उसमें रोल्स रॉयल्स को चुराने का तरीका भी चीज़ों को दिखाया गया है, जो कि पॉसिबल है जो AI के टाइम पे और टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं दुनिया में। कि जैसे फ्लिपर जीरो करके एक डिवाइस आती है जिसमें किसी के भी गाड़ी को का डोर लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। तो इस तरह से डिवाइसेस हैं। जैसे उसमें एक चीज़ और चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह से वो लोग अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन लैपटॉप और चीज़ें मंगाते हैं, एंड देन उसको उसके पार्ट्स रिप्लेस करके आपको सेंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो आप इन चीज़ों को बेहतर देख के आप समझ सकते हैं कि लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही, मतलब क्राइम ओनली फ़ोन कॉल्स और इस चीज़ों में नहीं हो रहा है। साइबर क्राइम के लेवल्स बहुत अलग अलग हैं कि आप जैसे अलग अलग उसमें देखोगे तो आपको लेवल समझ में आएगा कि अरे ये भी साइबर क्राइम में ही आता है कि उन्होंने किसी और के क्रेडिट कार्ड, किसी और का वाईफाई, किसी का और का मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके कोई चीज़ ऑर्डर करी और एड्रेस कहीं और का दिया, देन उसके पार्ट्स रिप्लेस करे और ओरिजिनल पार्ट्स ले जाके किसी शॉप में सेल किए, एंड देन फिर वो डिवाइसेस को वापस किया, एंड देन सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं बहुत सारी, ये सब साइबर क्राइम में ही आता है। तो हॉलीवुड की हुआ माई एक रशियन उसकी बनी हुई है लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, बहुत तगड़ी है वो। उसमें आप देखेंगे कि क्रिमिनल किस लेवल पे सोचता है। फिर एक मिस्टर रोबोट वेब सीरीज़ है, वो आप देखिए, उसमें जो कमांड्स, टूल्स, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, पूरी रियल लाइफ में हैकर्स उनको यूज़ करते हैं। तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो उसमें प्रॉपर दिखाया गया है। और एक डाई हार्ड 4 है, बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट की मूवी है और हॉलीवुड की। एक अनट्रेसेबल है, आप देखिएगा वो, उसमें तो बहुत शानदार मूवी है जिसमें कि कार हैकिंग और वाईफाई हैकिंग और
एनोनमस प्रॉपरली कैसे चीज़ें रहती हैं वो दिखाया गया है। तो बहुत ये अच्छी मूवी है, नॉलेजेबल मूवी है। ऐसा नहीं कि उसमें क्रिमिनल्स किस तरह से करता है क्राइम और उस चीज़ों को कैसे ट्रेस करते हैं और सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर दिखाया गया है। पुलिस को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक्चुअली पुलिस को तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। टेक्निकली पुलिस के पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो थोड़ा सा काफ़ी वीक हैं, और क्योंकि बाकी का लॉ इन्फोर्समेंट में पावर तो बहुत है कि अगर वो चाहें तो कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मंगा सकते हैं। बट जो टेक्निकली अगर आप बात करते हैं तो टेक्निकली उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। जो डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि क्रिमिनल्स जो यूज़ करते हैं उनके लेवल पे ज़ीरो है। साइबर सेल्स के पास या पुलिस के पास कुछ चीज़ें अभी इन्हेंस होना चालू हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने I4C बनाया है। I4C के अंडर में कई सारे बड़े लेवल्स में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं पुलिस ऑफिसर्स को, और उनको उस लेवल पे रेडी किया जा रहा है। पर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आज भी बहुत कम हैं इनके पास, जो कि होने चाहिए उस लेवल पे, और उस तरह से टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके साइबर क्राइम या अदर क्राइम को भी हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। मैंने जब रिसर्च कर रहा था इस चीज़ के लिए, तो मैंने क्या चीज़ पकड़ी कि जो मैन पावर है और जो एक और चीज़ है कि ट्रेनिंग, इसकी कमी है। मतलब कि एक, मैं जितना समझता हूँ कि एक पर्टिकुलर फील्ड होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर लोग होने चाहिए जो सिर्फ साइबर क्राइम से रिलेटेड वर्क करें पुलिस स्टेशन में, ताकि साइबर क्राइम्स को और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। दूसरी चीज़ मैंने समझी कि जो पुलिस वाले हैं उनके पास एडवांस टूल्स नहीं है, क्योंकि आप हैकर्स को अगर देखो, जो भी एक स्कैमर्स होते हैं, उनके पास बहुत हाई टेक डिवाइसेस होते हैं, और यहीं पुलिस वाले, उनके पास एक्सेस तो बहुत चीज़ों को होता है बट टूल्स की कमी होती है। शायद इस कारण से वो उनको कैचअप नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ जो होती है कि टीयर 3 सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, और अवेयरनेस की कमी है तो लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा उसको लेते नहीं हैं, सीरियसली नहीं लेते उसको, इतना ज़्यादा पोलाइटली लेते हैं, मतलब कि ढीलेपन में कि ठीक है देख लिया जाएगा। एक ये चीज़ की भी कमी है। चौथी चीज़ की कमी ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो पूरी आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करना चाहिए, ताकि जो भी काम हो वो फास्ट हो और नए तरीके से हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगी कि इन चारों चीज़ों की कमी है पुलिस स्टेशंस में, और इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है आपने जो कहा। एक तो जो हमारी फोर्सेस हैं, जो ज़िलों में स्पेशली साइबर सेल बनाए गए हैं, जिसमें साइबर से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, बट उसमें उनकी एक ही चीज़ है कि उनके नॉलेज लोग अच्छे हैं बट उनको टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है जो कि साइबर पे होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, उनको काम करने के भी इच्छुक हैं और अच्छे स्किल्ड वाले लोग हैं, बट उनको ये चीज़ों की स्किल नहीं है। तो स्पेशली इन चीज़ों की ट्रेनिंग्स अभी स्टार्ट हुई हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग्स प्रॉपरली इस तरह से हो कि जो कि साइबर क्राइम पे हों, कि कैसे क्रिमिनल्स का क्राइम कर रहे हैं, कैसे उनको हम ट्रैप कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, लेटेस्ट टूल का यूज करके। ये चीज़ों की तो थोड़ी सी कमी है और ये चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, और धीरे धीरे हम लोग कोशिश भी यही है कि हम पूरी करें ट्रेनिंग्स के थ्रू, और नए नए टूल्स और डेवलप करके हम प्रपोज भी करते हैं कि सर ये टूल ऐसा ऐसा काम करेगा जो कि क्रिमिनल्स को ट्रैप करने में इस तरह से काम आएगा, जो ये हाई टेक क्रिमिनल्स हैं हमको इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत जगह ये चीज़ें ली भी जा रही हैं और बहुत अच्छा इनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, और जो लोग अभी साइबर सेल में काम कर रहे हैं वो लोग को भी प्रॉपरली ट्रेनिंग्स और इनकी चीज़ों की प्रपोज किया गया है कि इनको उस लेवल की ट्रेनिंग दिया जाए। जो अभी बात आप सही कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं लोग, लेकिन उनको उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं है, उस लेवल के नॉलेज नहीं है, स्किल काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे फुलफ़िल किया जा रहा है ट्रेनिंग्स और इसके थ्रू। तीसरी चीज़ की आपने जो कही कि अवेयरनेस में थोड़ी सी जनता की भी बहुत बड़ी कमी है। आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHA ने एक फ़ोन पे रिंगटोन कॉलर ट्यून इनेबल कराई कि किसी भी तरह से फ़ोन कॉल आने पे अगर पुलिस बन के ED, CBI और बैंक
जज बन के या बैंक का बन के कर्मचारी बन के आपको कॉल करता है, आपको जानकारी मांगता है, तो वो जानकारी आप किसी को शेयर ना करें, आप तुरंत 1930 पे शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन आप फिर भी देखो कि लोग बाग, वो हर कोई फ़ोन कर रहा है, वो कॉलर ट्यून सुन रहा है, लेकिन उसको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि इंडियंस में ये सबसे चीज़ें आपने देखी होंगी कि जो काम की चीज़ होती है उसको लोग पहले इग्नोर करते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्राइम हो गया, जबकि वो कितना अवेयर कर रहा है। हर एक फ़ोन में अब इससे बड़ी सुविधा गवर्नमेंट क्या दे सकती है, या हर एक फ़ोन की डायलेक्ट ट्यून बना दी है उन्होंने कि कोई भी फ़ोन करे तो सबसे पहले वो सुने प्रॉपरली कि इस तरह से फ़ोन कॉल आएगा, इस चीज़ों को तो हमको डिनाई करना है, हमको उसको रिप्लाई नहीं करना, उसकी शिकायत करना है। फिर भी उसमें लोग फंसते जा रहे हैं। तो अवेयरनेस की तो कमी है, उसके लिए हम लोगों ने एज अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी फिर से चलाया। अभी हमारे यहाँ एमपी में डीजीपी सर ने 10 डेज़ का प्रोग्राम चलाया था। देन वो कंटिन्यूसली हर एक डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में अभी चल भी रहा है, कोई स्कूल कॉलेजेस और किसानों को और ग्रामीणों को और हर एक लेवल के लोगों को अवेयर करने का। दूसरा, हमने एक नया इनिशिएटिव लिया साइबर वॉलंटियर्स क्रिएट करने का, कि वॉलंटियर्स क्रिएट करके हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, वो लोग हेल्प करेंगे हमको अवेयरनेस फैलाने में ज़्यादा, क्योंकि मैन पावर कम है। तो मैन पावर कम है तो कहीं ना कहीं हमको मैन पावर फुलफ़िल करने के लिए चीज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो लड़के काम करना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, तो लोग आना चाहते हैं और काम करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव चल रहा है। तो इस तरह से करके हम ये चीज़ भी फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आई थिंक जितना मैंने देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि अगर कोई बड़ी सिटीज़ है, कोई टियर 1 सिटीज़ है, उस पर अगर कोई क्राइम हो रहा है तो वहाँ के जो लॉ है, वहाँ की जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में भी वो हायर होंगे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज होगी, उनके पास अच्छे ऑफिसर्स होंगे। बट अगर मैं टियर 3 सिटीज़ की बात करूँ तो केसेस यहाँ भी हैं, केसेस यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन जो यहाँ केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए मे बी पुलिस के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, या फिर इक्विपमेंट है तो वो पुलिस बल नहीं है। क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम है। तो एटलीस्ट एक एवरेज बनाने के लिए कि आप फिजिकल वर्क देखो, मैं साइबर वर्क देखता हूँ, तो एक वो फिजिकल वर्क को साइड वाले करें और साइबर वर्क को सिर्फ साइबर वाले करें, तो एक एवरेज मेंटेन होगा। और जितना ज़्यादा मैन पावर बढ़ेगी, साइबर क्राइम और ज़्यादा कम होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा इनिशिएटिव होगा कि आप वॉलंटियर्स को ऐड करें, और जितना ज़्यादा वॉलंटियर्स ऐड होंगे, आपके जो हाथ है ना, वो वर्ड है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो सच में लंबे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश भी यही है अपनी हमारी कि इस तरह से हम कर सकें। 2-3 डिवीज़न से भोपाल में ये चीज़ें इनिशिएट हुई, एंड देन अभी हम अपने रीवा डिवीज़न में भी ये करने के लिए हमने प्रपोज़ किया है आईजी सर को, और वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं। एंड देन जैसे अभी आपने कहा कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके क्राइम, अभी एक मुंबई का एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि मुंबई पुलिस ने एक चोर की, उनको एक फ़ोटो मिली जिसमें सीसीटीवी कैमरे में उन्होंने एआई बेस्ड टूल का यूज़ करके उसको इन्हेंस करके उसको क्लीन किया, उसको क्लियर किया, एंड देन उसको पकड़ लिया। तो ये टेक्नोलॉजीज़ देखो वो हर जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो छोटे ज़िलों में या शहरों में इंटरनेट नहीं है या वो टेक्नोलॉजी नहीं, उसका नॉलेज था उनको, उन्होंने उसको तुरंत इनिशिएट किया और उन्होंने उसको क्लियर किया, फ़ोटोज़ को उसमें टूल में अपलोड करके, एंड देन वो फ़ोटो क्लियर होके इन्हेंस होके आई, उनको क्लियर हो गया कि ये फेस है, ये पर्सन है, एंड देन उसको तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। तो ये चीज़ों को जब इनको नॉलेज होगा, इनको इस चीज़ों को प्रॉपर यूज़ करने के तरीके, टूल सेट, टेक्नोलॉजीज़ का होगा, प्रॉपरली क्राइम कम होगा। और मैन पावर भी उनको जो चाहिए वॉलेंटियर्स हमारे अवेयर करेंगे, और उनको टेक्निकली जो स्ट्रांग है, कोई हो सकता है कि जो बीटेक का हो या कोई ऐसा भी पर्सन हो जिसको साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छे से आता हो, वो जाके एज अ सर्विस करेगा, अगर हेल्प करेगा थानों में स्तर में या ज़िले स्तर के पुलिस को, और उसको ऐसा नॉलेज है कि सर अच्छा ये क्राइम हुआ, इसमें हम आपके इस तरह से करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने भी बहुत सारे क्राइम सॉल्व किए अपने इस इंटेलिजेंस का यूज़ करके या इंटरनेट या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, तो बहुत सारे केसेस को हमने सॉल्व किया और पहले भी किया। अभी तो एआई का ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा नाम और चीज़ें, हमने उसके पहले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इन चीज़ों को यूज़ करके क्राइम को सॉल्व किया। तो नॉलेज होता है चीज़ों को अगर आपको, तो इजीली क्राइम सॉल्व होता है। सवाल है कि क्या हर एक थाने में, हर एक पुलिस स्टेशन में एक इंडिविजुअली साइबर स्टाफ का एक अलग रूम होना चाहिए जो सिर्फ यही काम करे?
क्योंकि अभी तो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं है, या है भी तो बहुत छोटे उसमें है, बड़े रूप में नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या है कि ये चीज़ होनी चाहिए? हाँ एग्जैक्टली कई जगह पे है, साइबर हेल्प डेस्क के नाम से चीज़ें स्टार्ट करी गई हैं जो कि प्रॉपरली साइबर केसेस को ही देखते हैं, हैंडल करते हैं। और उसमें बस यही एक चीज़ की कमी है मैन पावर में कि जो भी उसको देख रहा है उसको उतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पर्सन देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें कई जगह पे हैं और चालू हो भी रही हैं और इनिशिएट किया भी गया है, बट वहाँ पे जो प्रभारी है जो उस चीज़ को देख रहा है उनको प्रॉपर तरीके से वो चीज़ों को नॉलेज है कि नहीं कि किस तरह से क्राइम हुआ या आया, उस फरियादी से क्या जानकारी लेनी है, उसको इमीडिएट क्या रेमेडी देनी है, क्या सोल्यूशन करना है और क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ों की थोड़ी स्किल की और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाकी ये चीज़ें धीरे धीरे इनिशिएट हुई हैं और हो भी रही हैं। क्योंकि मैं फ्यूचर को अगर इमेजिन करूं तो ये चीज़ अब आने वाली है। बिल्कुल। अभी तक क्या था कि डिफेंस के लिए अच्छे लोग हैं, लेकिन फ्यूचर जो है साइबर का भी एक होने वाला है, साइबर क्राइम ज़रूर होंगे। तो उसके लिए इन सब को अलग बंदे बैठाने पड़ेंगे जो सिर्फ साइबर काम ही करें, तो साइबर सिक्योरिटी को देखें, साइबर क्राइम्स को देखें, तो ये ज़रूर होने वाला है। हाँ बिल्कुल, ये तो I4C ने अभी चालू भी किया है, साइबर कमांडो करके इनिशिएट लिया है गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ने। तो वो वहाँ पे स्पेशली ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं ट्रेनिंग के लिए जो फोर्स से ही हैं, और उनको प्रॉपरली 6 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है प्रॉपर तरीके से, जो कि साइबर क्राइम पे कैसे निपटा जाए और किस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ और टूल्स यूज़ करते हैं वो उनको प्रॉपरली सिखाया जाता है। वो जब वहाँ से ट्रेंड होके वापस अपने ज़िलों में जाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, तो डेफिनेटली उनको पावर मिलेगा और चीज़ें होंगी कि हेल्प होगा क्राइम को कम करने में या क्रिमिनल्स को पकड़ने में, कि जो भी लेटेस्ट और चीज़ें कर रही हैं। हाँ, और भी अभी ट्रेनिंग्स की और मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट तो है। तो यही रहा आज का ये पॉडकास्ट। मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा कि जो हमने बातें की वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं आज की, और इसका इम्पैक्ट उन पर होगा। वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे और समझेंगे कि साइबर क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो सबसे बस यही गुजारिश है कि बहुत अपने आप को सेफ रखें, बेफालतू में किसी लिंक या किसी की अननोन वीडियो कॉल्स को बिल्कुल भी अटेंड ना करें, विदाउट कोई फोटोज़ पर क्लिक ना करें जो एनोनिमस नंबर से आए या अननोन नंबर से आए। तो प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर ने बोली कि पहले थोड़ा सा रुको, समझो क्या हो रहा है, उस चीज़ को अपने जहन में उतारो, समझो कि क्या चीज़ चल रही है, ये चीज़ सही है गलत, उसको आइडेंटिफाई करो खुद में, देन उसके बाद कोई भी आप कदम उठाओ। अगर आपको चीज़ें सही लग रही है तो ही आप उसको अटेंड करो, अदरवाइज डिनाई करो, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो यही रही आज की पॉडकास्ट। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही क्वेश्चंस पूछे, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे जो कि इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये पॉडकास्ट हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आप इस पॉडकास्ट को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। तो प्लीज हमारी टीम को सपोर्ट करिए ताकि हम और अच्छे पॉडकास्ट ला सके आपके लिए। एंड ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, बाय।